अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम मैम। जी मैम। बच्चे, पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों से पूछा आप लोग को प्रीवियस लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। आप लोगों को अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड की बुक मिल गई थी? यस मैम, मिल गई थी। पढ़ा है आप लोगों ने उस पे से? यस मैम, लेक्चर से रिलेटेड टॉपिक देखा था खोल के। हाँ, तो इजी टू लर्न है ना वो। यस मैम। चलें, जब उसमें देखें फिर मैं आपको फर्दर भी कोई बुक जो है ना, फ़िलहाल तो हम अब्डोमेन ही कवर कर रहे हैं, तो फर्दर हम जो है देखेंगे उस पे से, बाकी बाकी बुक्स को भी देख लेंगे, ठीक है? बॉयज़ को भी मिल गई थी? यस मैम। किसी बच्चे बच्ची को अगर नहीं मिली तो आपस में आप लोग शेयर कर लीजिएगा। मैम आपकी मेल हमें अभी तक नहीं आ रही है। हमने आपको अपना लास्ट में नाम भी लिखाया था। बेटा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद शहीर जैदी। अच्छा बेटा, 1 मिनट में अभी ऐड कर लेती हूँ आपको, ठीक है? रीजनल अल्ट्रासाउंड है ना? हाँ। यस मैम। अच्छा बेटा, अपना जो है ना, मुझे अपना आईडी बोलो। बेटा, अपना आईडी बोलो। F2018 जी बेटा। 24 24 40 40 32। 32। बेटा, अब इंशाल्लाह जो है ना आपको आ जाएगी मेल। थैंक यू मैम। बच्चे, समटाइम्स हो जाते हैं, कुछ आईडीज मिस हो जाती हैं। मैम मैंने मुझे आप भी नहीं आती। बेटा, आपका नाम क्या है? लिंटा याकूब। लिंता। बच्चे, अपना आईडी बोलो। F2018 जी बेटा, आगे। 244 जी बेटा। 034। बच्चे, मैंने अभी आपका जो है ना वो सेव कर लिया है, ठीक है? ठीक है मैम मैम। सबा यासीन, आपने पहले मेरा किया था ऐड, बट मुझे स्टिल वो मेल नहीं आ रही है आपकी। बेटा, अपना आईडी बोलो। F2018 जी बच्चे। 24 टू। 40 बेटा 40 आपकी 40 बेटा, आपकी 38। आवाज़ दोबारा से मैम बोलो। मैम 24 4038। बच्चे, आप लोग जिनके इश्यूज हैं ना, जो लोग मेरे पास इनरोल्ड नहीं है, वो एक बार जाके सर अफनान और मिस्टर अमीन से ज़रूर मिल लें, ठीक है? बच्चे, आप लोग कितने स्टूडेंट्स हो, जल्दी से बाकी लोगों को भी बोलो कि वो लोग ऐड हो जाएं, ठीक है? फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैम मुझे भी मेल नहीं आती। आपने एनरोल बेटा, किया था, मुझे पता नहीं। मेरे बच्चे, आप अपना नाम बोलो। मुशाहिद रहीम। जी बच्चे, अपनी आईडी बोलो। F2018 जी मेरा बच्चा, आगे। 2444063। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी लेक्चर हुआ है ना, इंशाल्लाह उसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है? आप मैम ऐड हो। मैंने आपसे अपना नेम ऐड करवाया था, लेकिन मुझे मेल आज भी नहीं आया। जी मेरा बच्चा, अपना आईडी बोलो। F2019 हम्म 24 हम्म 41
15 बेटा दोबारा से बोलो, F2019244 11 11 5 चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चे। आज मुझे बहुत ज़्यादा मिग्रेन है, तो जल्दी से लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो फिर जिसका भी जो क्वेश्चन हुआ वो इंशाल्लाह मैं देख लूँगी, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों को ज़रा सा, मैं आप लोगों को थोड़ा अब्डोमिनल रीजन्स एंड एनाटॉमी थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूँ, उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बच्चे आप लोगों को रीजन्स ऑफ अब्डोमेन एरिया नज़र आ रहे हैं? यस मैम। ठीक है, चलो ये तो आप लोगों ने पहले एनाटॉमी में भी पढ़ लिए होंगे। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, लेफ्ट राइट लंबर है, लेफ्ट लंबर है, राइट इलियक है, लेफ्ट इलियक है, ठीक है। एपिगैस्ट्रियम है, अम्बिलिकल है, हाइपोगैस्ट्रिक है, ठीक है। अब इसमें जो है हम जब करते हैं जब हम मैंने आपको बताया था कि रीजनल नाम है ना, आपके सब्जेक्ट का नाम है रीजनल अल्ट्रासाउंड, तो हम रीजन वाइज ही इसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो अगर आप देखें तो आपको राइट अपर क्वाड्रेंट में लीवर नज़र आ रहा है। लीवर के यहाँ पे अगर हम लेफ्ट पे देखेंगे तो स्प्लीन आएगी, स्टमक है, इंटेस्टाइन्स हैं। आप लोगों को नज़र आ रहा है ना कर्सर मूव होता हुआ? जी मैम। जी आ रहा है। हाँ जी, राइट लोअर क्वाड्रेंट है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये जो है हम बेसिक फर्दर हम क्या करते हैं कि हम अब्डोमेन की भी जो है वो फर्दर डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आप लोगों को मैंने आप लोगों को जब मैंने अल्ट्रासाउंड पढ़ाया तो मैंने आप लोगों को, अगर यहाँ पे हमारे पास लीवर है तो हमने लीवर को पढ़ा, ठीक है। हमने राइट और लेफ्ट किडनी को पढ़ा, हमने पेनक्रियाज को पढ़ लिया, और लीवर के साथ था हमारे पास गॉल ब्लैडर, हमने गॉल ब्लैडर को पढ़ लिया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, स्प्लीन बच गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो ना? क्लियर हो कि नहीं? जी जी मैम। बेटा यस मैम। एक बार पूछूं तो बोल दिया करो। मैंने आपको पहले भी बताया कि आज मुझे बहुत शदीद हेडेक है, तो बार बार ना बुलाओ, ठीक है। थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लिया करो, जब टीचर बात कर रहा हो ना तो जवाब दे दिया करते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं जो है आपका अल्ट्रासाउंड ऑफ स्प्लीन, ठीक है। एनाटॉमी देख लो। The spleen is an intraperitoneal organ that occupies the superior, posterior and lateral aspect of the left upper quadrant. Superiorly है, posteriorly है और lateral है। देखो, अगर हम रिब गेज में से देखने की कोशिश करते हैं तो स्प्लीन हमें नज़र नहीं आ रही थी, इसका मतलब है सुपीरियर है। पोस्टीरियर का मतलब है पीछे की तरफ, और लेटरल है हमारे साइड पे है, ठीक है। इट इज़ नॉर्मली इन कंटिन्यूटी विद द डायफ्राम, ठीक है। नॉर्मली डायफ्राम के साथ होती है। इट कॉन्टेक्ट्स द किडनी एंड स्प्लीनिक फ्लेक्चर इंफीरियरली एंड द स्टमक एंड टेल ऑफ द पेनक्रियास मीडियरली, ठीक है। इंफीरियरली स्टमक के साथ मिली हुई है और इसकी टेल मिली हुई है मीडियरली पेनक्रियास के साथ। The splenic artery rises from the celiac axis. स्प्लीनिक आर्टरी वो आर्टरी है जो स्प्लीन को सप्लाई कर रही है, ठीक है, और वो निकलती है सीलिक एक्सिस से एंड ट्रेवल्स अलोंग द पोस्टीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पेनक्रियास, और पेनक्रियास के साथ से गुजरती है। जब मैंने आप लोगों को पेनक्रियास का अल्ट्रासाउंड पढ़ाया तो मैंने स्प्लीनिक आर्टरी दिखाई थी ना, दिखाई थी या नहीं दिखाई थी? जी यस मैम। मैम। Toward the splenic hilum, it often becomes quite tortuous with aging. ये एज के साथ जो है इसका डायमीटर जो है वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। द स्प्लीनिक वेन exists the spleen at the hilum and initially travels superior to the tail of the pancreas, ठीक है। The splenic vein is located slightly inferior to the splenic artery. जो splenic vein है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ है, inferior है splenic artery की निस्बत, ठीक है।
ये देखो, ये आर्टरी आ गई, ये हमारे पास वेन आ गई, ये हमारे पास स्प्लीन का कैप्सूल है, ठीक है। और इसको अगर फर्दर क्रॉस सेक्शनली स्टडी करो तो ये ट्रेबिक्यूला है, वस्कुलर साइनोसाइड्स हैं। इसी तरह से किडनी में भी साइनोसाइड्स होते हैं, वाइट पल्प है और रेड पल्प है, ठीक है। स्प्लीन का बेसिक काम क्या होता है वो भी हम देखेंगे, और इस अल्ट्रासाउंड पे कैसी दिखाई देती है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अगर देखो, इसको पोस्टीरियर एक्सट्रीमिटी है, गैस्ट्रिक इम्प्रेशन है, ठीक है। मतलब कि यहाँ से ये स्टमक के साथ अटैच्ड है, ठीक है। टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ सीलिक आर्टरी हैं, सुपीरियर बॉर्डर नॉस्ट है, ठीक है। ये हमारे पास स्प्लीनिक हाइलम है। पेनक्रियाटिक इम्प्रेशन का मतलब है कि पेनक्रियाज यहाँ पे अटैच्ड है, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि इंटीरियरली अटैच्ड है द स्टमक एंड टेल ऑफ द पेनक्रियाज। यहाँ पे हमारे पास पेनक्रियाज आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास स्टमक आ जाता है। पोस्टीरियरली द लेफ्ट पार्ट ऑफ द डायाफ्राम विच सेपरेट्स इट फ्रॉम द लंग एंड रिब्स। डायाफ्राम का बेसिक काम इसको जो है वो लंग्स और रिब्स से सेपरेट करना है। इन्फीरियरली द लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर, ठीक है। इन्फीरियरली ये हमारा लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर है, ठीक है, इसके साथ अटैच्ड है। ट्रांसफर्स कोलान का बेसिक पार्ट है ये, और मीडियली लेफ्ट किडनी के साथ अटैच्ड है, ठीक है। Situated in the left hypochondric region of the abdominal body cavity between the stomach and the diaphragm. Stomach और diaphragm दोनों के दरमियान में है, ठीक है। प्रोटेक्टेड है रिब्स से 9 to 12 रिब्स में, ठीक है। आप लोगों ने कभी देखा हो कि अपनी लाइफ में कभी देखा हो, अपनी फैमिली में देखा हो कि किसी बंदे को बाइक ने टक्कर मार दी या उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसकी स्प्लीन रप्चर होगी, कभी ऐसा केस देखा है? नो मैम। नो मैम। अक्सर जब किसी को बाइक की टक्कर लग जाती है, ठीक है, तो या जो उसका हैंडल सा होता है उसकी, या कहीं कोई गिर जाता है तो बड़ी स्वेर किस्म की जो है ना स्प्लीनिक इंजरी आ जाती है। हम इंशाल्लाह आगे सारी उन चीज़ों को देखेंगे। अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि मैंने आप लोगों को लीवर को मेजर करना सिखाया था। इंट्रा हेपेटिक और मिड क्लेविकुलर लाइन से हम उसको मेजर करते थे। अगर 16 सेंटीमीटर से साइज़ ज़्यादा था तो उसको हम कहते थे हेपेटोमेगैली, कि लीवर बड़ा हो गया है, उस टर्म को हम कहते थे हेपेटोमेगैली। लेकिन अगर स्प्लीन बड़ी हो गई है तो स्प्लीन को क्या कहेंगे? स्प्लीनोमेगैली। स्प्लीनोमेगैली। अब अल्ट्रासाउंड स्प्लीन का करते क्यों हैं उसकी इंडिकेशंस देख लें। स्प्लीनोमेगैली, ब्लंट अब्डोमिनल ट्रॉमा, जैसे मैंने अभी आप लोगों से जिक्र किया ट्रॉमा का, किसी का एक्सीडेंट हो गया। लेफ़्ट अब्डोमिनल मास, ठीक है, किसी के मैस है। लेफ़्ट अपर कोऑर्डिनेट, लेफ़्ट अपर अब्डोमिनल पेन, जॉन्डिस combined with anemia, ascites or local intra-abdominal fluid, suspected phrenic abscess, ठीक है, सस्पेक्टेड मेलिग्नेंसी और लिवर डिजीज़। ये सारी की सारी वो बीमारियां हैं जिनमें हम करते हैं स्प्लीन का अल्ट्रासाउंड, ठीक है। स्प्लीन अल्ट्रासोनोग्राफी प्रोसीजर क्या है, कोई बच्चा पढ़ ले इस स्लाइड को। Procedure, ma'am. Preparation. Patient should take nothing by mouth for 8 hours preceding the examination. A fluid is essential to prevent dehydration. Only water should be given. Infants should be given nothing by mouth for 3 hours preceding the examination. बच्चों, बाकी के जो बच्चे हैं, समझ आई है कि ये क्या लिखा हुआ है? यस मैम। क्या लिखा हुआ है? यस मैम। एक्सप्लेन करो इसको, कोई बच्ची एक्सप्लेन कर दो। मैम अडल्ट में 8 आवर्स तक उन्होंने कुछ नहीं खाना और बच्चों ने 3 आवर्स तक कुछ नहीं खाना होता एग्जाम से पहले। और अगर डिहाइड्रेशन का चांस हो तो सिर्फ पानी दे सकते हैं, ठीक है। सिर्फ पानी दे सकते। पोजीशन है तो पोजीशन मैंने आप लोगों को ऊपर जो है वो शो भी की है, ठीक है। ये पोजीशन है, सुपाइन पोजीशन है बेसिकली। पेशेंट शुड बी सुपाइन इनिशियली एंड लेटर ऑन द राइट साइड, ठीक है। अप्लाई कपलिंग एजेंट लिबरली ओवर द लेफ्ट लोअर चेस्ट, द अपर अब्डोमेन एंड लेफ्ट फ्लैंक, ठीक है। कपलिंग एजेंट कौन सा है? जेल,
The patient should take a deep breath and hold it when a specific area is being scanned. जैसे मैंने आपको एक टर्म सिखाई थी कि जब आपने किडनी का अल्ट्रासाउंड करना है या स्प्लीन का करना है तो आपने मरीज को कहना है एक लंबा सांस लेके रोक लें, याद है? यस मैम। जी मैम। हाँ, तो ये बेसिकली वही टर्म हम यूज़ करेंगे, ठीक है? इसको कोई बच्ची पढ़ ले, इस स्लाइड को। Spleen ultrasonography. When the spleen is normal in size, it can be difficult to image completely. The splenic hilus is the reference point to ensure correct identification of the spleen. It is also important to identify the left diaphragm and the upper edge of the spleen. हाँ, what does it mean बेटा? जब वो नॉर्मल साइज में होगी तो डिफिकल्ट होगा इमेज को कम्प्लीटली देखना। स्प्लेनिक हाइलस इज द रेफरेंस पॉइंट। जो स्प्लेनिक हाइलस होगा वो उसका रेफरेंस पॉइंट होगा आइडेंटिफाई करने के लिए स्प्लीन को। और इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई द लेफ्ट डायफ्राम। लेफ्ट डायफ्राम इम्पोर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन के लिए। एंड द अपर एज ऑफ द स्प्लीन, अपर एज ऑफ द स्प्लीन और लेफ्ट डायफ्राम जो है वो इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल। इस स्लाइड में किसी बच्चे को कोई मसला? नो मैम। नो मैम। ठीक है। द स्प्लीन शुड शो अ यूनिफॉर्म होमोजेनस एको पैटर्न। ठीक है, मैंने आपको बताया कि स्प्लीन का नॉर्मली उसको एक ही जैसा नज़र आना चाहिए। इट इज़ स्लाइटली लेस एक्वाजेनिक देन द लीवर, लेकिन ये जो लीवर है हमारे पास उससे थोड़ी सी हमें ब्लैक नज़र आती है। ठीक है, मार्केटली हाइपर इकोइक कंपेयर टू किडनी टिश्यू। ठीक है, लेकिन किडनी से ज़्यादा हमें ये ज़्यादा वाइट नज़र आती है किडनी से, और लीवर से थोड़ी ब्लैक नज़र आती है। ठीक है, इट्स लोअर कन्वेक्सिटी इज स्मूथ वेरियस द इनर मार्जिन में बी इंटेंडेड आर नोड्यूलस। ठीक है, इसकी जो कन्वेक्सिटी है वो स्मूथ होती है, लेकिन जो इसके इनर मार्जिन हैं वो हमें थोड़े से लग रहा होता है कि ख़राब है, लेकिन जब उसको करने वाला अच्छा हो तो उसको भी क्लियरली देख लेता है। ठीक है, बेसिकली ये है हमारे पास पैनल ए में। अगर आप देखें तो प्रोब की पोजीशन इस तरह से रखनी है। ठीक है, इससे हमने क्या करना है, लेंथ इसकी जो मैयर करेंगे वो हम इस रीजन से मैयर करेंगे। स्प्लीन जो नॉर्मली होती है अगर 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए, 10 to 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए तो स्प्लीनोमेगैली हम कह देते हैं। ठीक है, शायद मैं स्लाइड्स में मेंशन इसका साइज़ नहीं किया मैंने, तो आप लोग नोट कर लें कि लीवर का नॉर्मल साइज़ 16 सेंटीमीटर होता है, 14 to 16 सेंटीमीटर, और स्प्लीन का जो नॉर्मल साइज़ है वो 9 to 12 होता है। और अगर इससे जो है साइज़ जो है बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, तो वो स्प्लीनोमेगैली होगी। ठीक है, पैनल बी में अगर आप देखें तो इसकी हमें टेक्सचर चेंज हो जाता है। ये बेसिकली इसकी हम डेप्थ कंसीडर करते हैं और ये विड्थ कंसीडर करते हैं, और ये हमारे पास स्प्लीनिक हाइलम है। ठीक है, ये देखें इस तरह से इसकी ये मेजरमेंट ली गई है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम इसको मेजर करेंगे तो ये 9 to 12 जो है 12, ये हमारे पास 12.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये भी नॉर्मल की कैटेगरी में ही होगी। ठीक है, द स्प्लीनिक पैरेन्काइमा। अब मेरे बच्चों अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इसमें कोई अबनॉर्मेलिटी है? इस स्प्लीन में आपको कोई अबनॉर्मेलिटी नज़र आ रही है? कोई नोड्यूल नज़र आ रहा है, कोई मैस नज़र आ रहा है, या कोई मतलब लग रहा है कि ये ख़राब है कहीं से? नो मैम, नॉर्मल है। नॉर्मल है ना? तो इसी तरह से हम आगे, अब जैसे मैंने आपको लीवर नॉर्मल दिखा के फिर उसकी अब नॉर्मेलिटीज़ को आप लोगों ने खुद ही असेस कर लिया था, इसी तरह से मैं आप लोगों को जो है वो करवाऊंगी। स्प्लीन नॉर्मल देखी आपने, तो आगे इंशाल्लाह जब नॉर्मेलिटीज़ आएंगी तो आप लोग खुद ब खुद डायग्नोज करना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों की एससीपी हो रही है अभी? नो मैम। अगर नहीं बच्चे मेरे, अगर नहीं भी हो रही ना, तो फिर भी मैं आप लोग में कोशिश ये करती हूँ कि आप लोगों का जो डायग्नोस्टिक लेवल हो ना वो अच्छा हो। ठीक है, कल को जब आप भी हॉस्पिटल में जाके खड़े हों तो आपको नॉर्मल और अब नॉर्मल में फ़र्क करना नज़र आना चाहिए। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से ये कोशिश ये करती हूँ कि मैं आप लोगों को इस लेवल का बढ़ाऊँ कि जो है आप लोगों को आता हो। ठीक है, हम जैसे मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था, द स्प्लीनिक पैरेन्काइमा अपीयर्स वेरी होमोजेनस ऑन सोनोग्राम्स। ठीक है, ये सारी की सारी होमोजेनस है। ठीक है, लेकिन कोई अबनॉर्मेलिटी होगी तो वह हेट्रोजीनस की तरफ जाएगी। एंड इट इज़ मोर एकोजेनिक देन द लीवर एंड इज़ कंसिडरेबली मोर एकोजेनिक देन द लेफ्ट किडनी। एकोजेनिक है लीवर से और किडनी से,
नॉर्मल स्प्लीन ए, हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल व्यू ऑफ द स्प्लीन, ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल व्यू ऑफ स्प्लीन है। द लेंथ कर्सर इज 11 सेंटीमीटर, ये हमारे पास अगर मैयर की गई है लेंथ तो 11 सेंटीमीटर है। दूसरा हमारे पास ट्रांसवर्स व्यू है, ठीक है, ऑफ द स्प्लीन, द थिकनेस कर्सर इज 4.3 सेंटीमीटर, ये हमारे पास इसकी विड्थ थी। एक मैंने आपको ये दिखाया था ना कि दिस विल बी विड्थ डेप्थ एंड, ये हमारे पास इसकी डेप्थ है और ये हमारे पास इसकी क्या है, डेप्थ और विड्थ, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर तक अगर इसकी डेप्थ होती है तो ये नॉर्मल है। ये हमारे पास अगर बच्चों मेरे देखो तो ये स्प्लीनिक हाइलम है, ये हमारे पास आर्टरी है और ये हमारे पास स्प्लीनिक वेन है। समझ आई है? यस मैम। अगर आगे चल के देखो तो लॉन्गिट्यूडनल व्यू ऑफ द स्प्लीन, ठीक है, एंड द लेफ्ट किडनी, ये हमारे पास स्प्लीन है और ये केस से डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है इसको। किडनी शोज द स्प्लीन इज कंसिडरेबली मोर एकोजेनिक देन द किडनी, ये देखो किडनी हमारे पास थोड़ी सी ब्लैक है लेकिन स्प्लीन ज़्यादा वाइट है, तो स्प्लीन मोर एकोजेनिक है देन लेफ्ट किडनी। लॉन्गिट्यूडनल व्यू ऑफ द स्प्लीन एस एंड द टेल ऑफ द पेनक्रियास, ठीक है, ये मेरे पास जो है ये टेल ऑफ पेनक्रियास है पी, shows that in this patient the spleen is less echogenic than the pancreas, इसमें स्प्लीन कम एकोजेनिक है पेनक्रियाज की निस्बत। मेरे बच्चों मैंने आपको शायद पढ़ाया था राइट और लेफ्ट का डिफरेंस, क्या राइट करेंगे तो हेड और फुट पेशेंट का किस तरफ होगा, लेफ्ट प्रोब रखेंगे तो हेड और फुट किस तरफ होगा। तो किसी बच्चे ने कंफ्यूज नहीं होना कि अब हमें जो है जब आप पेशेंट को एग्जामिन करोगे ना, जब आप अल्ट्रासाउंड रूम में जाओगे और आप प्रोब अपने हाथ में पकड़ के पेशेंट को एग्जामिन करोगे तो अगर इस तरह से किडनी सॉरी स्प्लीन आएगी तो आपको पता होना चाहिए कि ये लॉन्गिट्यूडनल व्यू है, और अगर इस तरफ नजर आएगी तो आपको पता होना चाहिए ये ट्रांसवर्स व्यू है। क्लियर है? यस मैम। ये इसके, हाँ जी, मैंने आपको शायद मैंने कहा कि मैंने शायद नहीं मेंशन किए नॉर्मल साइजेस लेकिन मैंने मेंशन किए हुए। The measurement of splenic size in the detection of splenomegaly exceeds 13 centimeter in the coronal plane is a reasonable cutoff between normal and enlarged. A thickness of 6 centimeter measured from the hilum to the opposite edge is a useful cutoff when the length is borderline. The normal spleen is crescent shaped, ठीक है। साइज क्या है, लेस देन 13 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो इसकी डेप्थ है बेसिकली वो लेस देन 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एकोजेंसिटी क्या है, किडनी से ज़्यादा वाइट होनी चाहिए, लीवर से ज़्यादा वाइट होनी चाहिए, ठीक है, और पेनक्रियाज से थोड़ी वाइट होनी चाहिए, ठीक है। होमोजीनस होना चाहिए का टेक्सचर, सरफेस स्मूथ होनी चाहिए और शेप क्रिसेंट्रिक होनी चाहिए, कि अगर इस शेप के अलावा इसकी कोई और शेप नज़र आती है तो वो अब नॉर्मल स्प्लीन है। मेरे बच्चों यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। स्मॉल नोड्यूल्स ऑफ स्प्लीनिक टिश्यू, ठीक है। अब आ गए हैं हम इस तरफ के, भाई स्प्लीनिक टिश्यू में नोड्यूल्स आ गए। अब आ रहे हैं मेरे बच्चों अब नॉर्मेलिटी की तरफ, ठीक है। ऑफन लोकेटेड इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट एडजेसेंट टू स्प्लीन। आप लोग 2 मिनट होल्ड ऑन करें, मैं मेडिसिन ले लूँ फिर मैं आप लोग को लेक्चर यहीं से कंटिन्यू कराऊंगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। हाँ बच्चे, मैम बच्चे थोड़ी देर वेट कीजिएगा, मैं मेडिसिन लेके आप लोगों को लेक्चर स्टार्ट कराती हूँ। ओके मैम। माशाल्लाह।
आप लोग प्रेजेंट हैं? यस मैम। यस मैम। अब मैंने आपको जैसे कहा था कि हम थोड़ा पैथोलॉजी की तरफ आएंगे। स्मॉल नोड्यूल्स ऑफ स्प्लीनिक टिश्यू ऑफन लोकेटेड इन द लेफ्ट अपर quadrant adjacent to spleen. शुक्रिया बहुत। And referred as spleenules, accessory spleens, splenoculi and supernumary spleens। ये सारी आ जाएंगी हमारे पास स्प्लीन की पैथोलॉजीज। ठीक है। They are usually small, less than 3 centimeter, but can enlarge and become more evident when spleen itself enlarges or when spleen is removed. They tend to be round or ovoid and are isoechoic to the spleen. अब क्या होता है कि लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में जब स्प्लीन टिश्यूज़ जो हैं वो हों, ठीक है, या आप लोगों ने देखा है कभी किसी बंदे की 6 उंगलियां भी होती हैं एक हाथ में, ठीक है, यस मैम। तो ये यस वही मैम। अब हाँ, जैसे किडनीज़ हैं तो किडनीज़ जो हैं थोरेसिक किडनी हो जाती है, पेल्विक किडनी हो जाती है, इस तरह से अब नॉर्मेलिटीज़ आती हैं ना, इसी तरह स्प्लीन की भी आती हैं। ठीक है। ये जितने भी स्प्लीन के टिश्यूज़ हैं ये समटाइम्स क्या होता है कि लेस देन 3 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन जब कभी स्प्लीन को रिमूव कर दिया जाए या स्प्लीन खुद ब खुद बड़ी हो जाए तो ये जो बाकी है, ये बाकी जो स्प्लीन टिश्यूज़ हैं ये भी अपने आप को इनलार्ज कर लेते हैं। ठीक है। अगर नंबर ए में आप देखें, ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल व्यू है। स्प्लीन शोज एन आइसोइकेक मैस कर्सर्स, ठीक है, इन द स्प्लीनिक हाइलम, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्प्लीन्यूल। ठीक है, ये हमारे पास हाइलम में टिश्यू है, स्प्लीन टिश्यू है, तो इसको हम स्प्लीन्यूल बोलेंगे। ठीक है। अब हमने क्या क्या पावर डॉपलर शोज इंटरनल ब्लड फ्लो अराइजिंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द स्प्लीनिक आर्टरी। अब ये हमारे पास स्प्लीनिक आर्टरी है, स्प्लीनिक आर्टरी ने इसको ब्रांचेस दी हुई हैं और इसको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। आगे अगर चल के देखें तो समटाइम्स इस तरह के मैसेज भी हमारे पास आते हैं। ठीक है। स्प्लीन रप्चर। ठीक है। अब मैंने जब जैसे आपको कहा था कि किसी को बाइक की लग गई, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी ने किसी को टक्कर मार दी, तो उस केस में स्प्लीन रप्चर हो जाती है। और रप्चर्ड स्प्लीन ओकर्स व्हेन द कैप्सूल लाइक कवरिंग ऑफ द स्प्लीन ब्रेक्स ओपन पोरिंग ब्लड इनटू योर अब्डोमिनल एरिया। इतना तो पता है ना कि स्प्लीन का बेसिक काम ये होता है कि ओल्ड आरबीसीज को जो है वो ब्रेक डाउन करना और ब्लड को प्यूरिफाई करना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्प्लीन में ब्लड ही ब्लड है। ठीक है। तो स्प्लीन मोस्ट फ्रीक्वेंटली रप्चर व्हेन द अब्डोमेन सफर्स अ सीवियर डायरेक्ट ब्लो और ब्लंट ट्रॉमा। किसी ने डायरेक्ट स्प्लीन पे मुक्का मार दिया, किसी ने सर की टक्कर मार दी, तो क्या हो गया, ब्लंट ट्रॉमा हो गया। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स, इंजरी ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, बाईसाइकिल एक्सीडेंट्स, डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, घरों में लड़ाई झगड़े जो होते हैं उसके भी हमारे पास कई बार पेशेंट्स आते हैं। ठीक है, स्प्लीन रप्चर के साथ। ठीक है। सिम्टम्स ऑफ अ रप्चर्ड स्प्लीन क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि जो है स्प्लीन रप्चर हो गई है। पेन में बी फेल्ट इन दीज लोकेशंस। पेन होगा लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन अंडर द रिब केज, और लेफ्ट शोल्डर में भी पेन होगा। ठीक है। किसी को पता है कि लेफ्ट शोल्डर में पेन क्यों होगा? कोई जीनियस मुझे बता सकता है? मेरे बच्चों, किसी को पता है कि अगर स्प्लीन तो नीचे एब्डोमेन में बढ़ी हुई है लेकिन लेफ्ट शोल्डर में पेन क्यों है? मैम कोई नर्व या वेन होती हैं जिस नर्व, एग्जैक्टली मेरे बच्चे, फ्रेनिक नर्व होती है। वो नर्व जब इरिटेट होगी या वेगस नर्व जब इरिटेट होगी तो वो पेन करवाएगी शोल्डर में। ठीक है। इंटरनल ब्लीडिंग caused by the ruptured spleen can cause blood pressure to drop. This can cause blood vein, lightheadedness, signs of shock. जब स्प्लीन रप्चर होगी तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा, लो बीपी होगा पेशेंट का। ठीक है। और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से मरीज़ कहेगा मुझे सही नज़र नहीं आ रहा, मुझे सर में दर्द है। ठीक है। साइंस ऑफ शॉक। ठीक है। मरीज़ बेहोश होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे बच्चों, कभी भी इस सेंस में मत पढ़ाई करना कि आपने जाके कल किसी को सर्व ही करना है। ठीक है।
आप लोगों को आपके घर में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके सराउंडिंग्स में कोई आपको पेशेंट नज़र आ सकता है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि किसी मरीज़ को जो है वो क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। अब आप लोग यूनिवर्सिटी में आए हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आपके पेरेंट्स तो आपको यही कंसीडर करते हैं ना कि आप डॉक्टर बन रहे हो, करते हैं कि नहीं करते? जी मैम। एग्जैक्टली ऐसे, या बेशक ये आपकी डॉक्टर की डिग्री नहीं है, लेकिन जब आप एक हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में के लिए एडमिशन ले लेते हो, तो आपकी फैमिली, आपकी सराउंडिंग्स आपसे एक डॉक्टर वाली ही एक्सपेक्टेशन करती है, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि किसी को एमआई है तो एमआई के क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, ब्लंट ट्रॉमा है, ब्लंट ट्रॉमा के क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, इमरजेंसी जितनी भी केयर है वो आपको देनी आनी चाहिए। जैसे अब हमारी इमरजेंसी में ड्यूटीज़ लगती थी, ठीक है, हमें कैनोला पास करवाया जा रहा है, कैथीटर पास करवाया जा रहा है, ठीक है, आर्टीरियल ब्लड सैंपलिंग ले रहे हैं, ड्रिप्स लगा रहे हैं। अब हमारी तो रेडियोलॉजी की फील्ड थी, हमारा क्या तल्लक था इन सारी चीज़ों से, लेकिन क्या कि आपको बेसिक सारे जो बेसिक आपको आनी चाहिए, ठीक है। बेशक आप रेडियोलॉजी के लोग हैं, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सोनोग्राफिक अपीयरेंस ऑफ अ रप्चर स्प्लीन, हमें ये तो पता चल गया कि स्प्लीन का कैप्सूल रप्चर हो गया, लेकिन नज़र कैसी आएगी, ठीक है। प्राइमरी गोल इज़ टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ठीक है, ब्लड जमा हुआ होगा एन कोई किस्म का हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। Some signs of splenic rupture on an ultrasound image are as follows: acute blood is hypoechoic and can be almost anechoic, ठीक है, या तो ब्लड हाइपो होगा या एन होगा, ठीक है। ड्यू टू कोगुलेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ अ हेमरेज, एगोजेनिसिटी इंक्रीजेज एज द थ्रोम्बस कंडेंसेस, जो जो ब्लड पुराना होता जाएगा वो हाइपर इकोइक होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी भी तो एक लिमिट है ना, मैंने आपको जैसे बताया था कि थ्रोम्बस आज जो है वो या ब्लीड जो है वो आज उसकी डिफरेंट प्रेजेंटेशन है और 6 दिनों के बाद उसकी डिफरेंट प्रेजेंटेशन होगी। जब मैं आप लोगों को लीवर अल्ट्रासाउंड पढ़ा रही थी तो मैंने ये बात बताई थी ना। यस मैम। ठीक है, सोनोग्राफिक पैटर्न्स इंक्लूड अ हेट्रोजीनस अपीयरेंस, ठीक है, वैसे नॉर्मली हमें होमोजीनस नज़र आ रही थी, हाइपर इकोइक एंड हाइपो इकोइक पेरीस्प्लीनिक क्रिसेंट्स, ठीक है, जैसे क्रिसेंट शेप है स्प्लीन की, लेकिन रप्चर के केस में हमें हाइपर इकोइक और हाइपो पेरी स्प्लीनिक स्प्लीन के साथ क्रिसेंट्स नज़र आएंगे, हाइपो इकोइक और हाइपर इकोइक एरियाज विद इन द स्प्लीन, स्प्लीन के अंदर भी हमें डिफरेंट किस्म के एरियाज नज़र आएंगे। अब अगर ये देखो तो ये स्प्लीन रप्चर है, ठीक है, यहाँ से ये रप्चर हुई हुई है, यहाँ पे ब्लड जमा हुआ हुआ है, यहाँ पे ये देखो, अगर यहाँ पे ब्लड जमा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये ब्लड इकट्ठा हुआ हुआ है, स्प्लीन क्लियरली नज़र नहीं आ रही। आप इसको अगर मेजर करोगे तो इसकी जो है साइज़ में भी डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा पुराना है, ज़्यादा नहीं है, ठीक, सॉरी, ठीक है, तो ये थोड़ा हाइपो किस्म का ब्लड है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्प्लीन रप्चर है, ठीक है। अब स्प्लीनिक क्लेफ्ट क्या है, आर आल्सो रिलेटिवली कॉमन, दे अपीयर एज थिन ब्राइट लीनियर रिफ्लेक्शंस। ये मैंने स्प्लीनिक क्लेफ्ट क्यों डाला है यहाँ, क्योंकि ये हमारे पास स्प्लीन रप्चर है, तो आप कहीं स्प्लीन रप्चर को और स्प्लीनिक क्लेफ्ट को मिक्स ना कर जो। They appear as thin, bright, linear reflections that extend from the periphery of the spleen into the splenic parenchyma. Longitudinal view of the spleen shows a thin, well-defined line arrow due to peripheral splenic cleft। अब ये देखो क्लेफ्ट ऐसा होता है, ठीक है, ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है मेरे बच्चों, लेकिन अगर ये देखो तो रप्चर और क्लेफ्ट में वाज़े डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है ना। यस मैम। यस और मैम आ ये रहा है। और ये मेरे पास कौन यस सा मैम। स्ट्रक्चर, ये स्प्लीन के साथ ये मेरे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, किडनी। किडनी मैम। मैम किडनी। तो मैम किडनी कितने? किडनी नॉर्मल है या अब नॉर्मल है या कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है इसमें? और रीनल अल्ट्रासाउंड में आपको पढ़ा चुकी हो ना, मुझे बताओ ज़रा, किडनी नॉर्मल है या कोई नॉर्मेलिटी है इसमें?
कोई एक बच्चा भी नहीं मुझे बता सकता कि किडनी नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, कोई इसमें पैथोलॉजी है? इसका मतलब है आप लोग पढ़ते मैम नहीं हो। नॉर्मल लग रही है। आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। मुझे आप लोगों का वही काम करना पड़ेगा, असाइनमेंट और क्विज़ेस आप लोगों पे डालने पड़ेंगे, फिर आप लोग पढ़ भी लोगे। और जो है ना आप लोग, ये अच्छी बात नहीं है बच्चे। ये अगर मैं आपको बताऊं तो क्या ये हमारे पास ये यहाँ से ये जो किडनी की ये सारी लाइन है, जो इसका कॉर्टेक्स है, ये क्या नॉर्मल प्रेजेंटेशन दे रहा है? नो मैम। नहीं, नो मैम। नहीं दे रहा ना। तो ये मेरे पास जो कैलसीज हैं वो भी उनमें भी मुझे जो है वो फ्लूइड नज़र आ रहा है, किडनी का साइज बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो मैम इसका ये मतलब है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस तो नहीं है किडनी में? मैम पर किडनी में नॉर्मल लग रही स्वेलिंग है। तो मेरे बच्चों आप लोग, इसका मतलब है कि बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। और क्या आप लोग ऐसे टीचर के साथ खुश रहते हो कि जो आपको बर्डनाइज ना करे, सिर्फ ये कहे कि आप पढ़ो और आप पढ़ो भी ना? फिर तो यही करना चाहिए ना कि मुझे आप लोगों को बर्डनाइज करना चाहिए असाइनमेंट्स और क्विज़ेस के साथ। सॉरी मैम। बेटा सॉरी कुछ नहीं होता। मैं अपने सब बच्चों को मैंने बहुत रिलैक्स रखा हुआ है। सिर्फ इसलिए मैं वो टीचर नहीं बनती कि जो अपने मुश्किल जो टॉपिक्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स करने के लिए दे देते हैं, स्टूडेंट्स को बर्डनाइज करते हैं। और मैं स्टूडेंट्स को रिलैक्स इसलिए रखती हूँ कि वो कुछ सीख लें, वो पढ़ लें, वो खुद नहीं कर सकते। तो अगर मैं आप लोगों को हर बच्चे को एक एक उस पर पीपीटी प्रेजेंटेशन दूँ या असाइनमेंट दूँ तो आप लोग कर लोगे? नो मैम। तो फिर एक ही काम है ना आप लोगों का, कि आप लोगों को बना बनाया लेक्चर आप लोगों के मुंह के आगे होता है और आपने सिर्फ पढ़ना होता है। सॉरी मैम, आइंदा ऐसे नहीं करेंगे। जो मेरे दूसरे बच्चे हैं, जो मेरे रीजन जो जनरल अल्ट्रासाउंड के बच्चे हैं, उनको मैं कोई भी क्वेश्चन पूछती हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में से, तो उनको लेक्चर आ रहा होता है, वो पढ़ते हैं बेसिकली। आप उनसे बड़े बच्चे हो और आप लोग पढ़ते नहीं हो, मैम ये बहुत। हम भी पढ़ते हैं, बस लास्ट लेक्चर नहीं मैंने पढ़ा, बाकी तो वैसे मैं मोस्टली पढ़ती हूँ। बेटा आपको लास्ट लेक्चर अगर आपने पढ़ा नहीं, मैंने आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेजती हूँ, मैं आप लोगों को लेक्चर भेजती हूँ, तो इसका यही मतलब होता है आप उसमें से लर्न कर लो। मुझे बहुत अफसोस होता है उन लोगों पे जिन पे टीचर मेहनत करे और वो आगे से रिस्पॉन्ड ना करें। आपको पता है ये एक लेक्चर बनाते हुए कितना टाइम लगता है? तीन तीन चार चार घंटे हम लोगों को लग जाते हैं ये इस तरह का लेक्चर प्रिपेयर करते हुए कि हम बच्चों को जो है हलवा बना के, खीर बना के उनके मुंह के आगे रखें ताकि वो सीख लें। क्या इस हिसाब से कल आप लोग अल्ट्रासाउंड कर लेंगे? मैं तो ये सोच रही थी कि मैं सर से बात करूंगी और मैं आप लोगों की यहीं पे डिपार्टमेंट में आप लोगों की मैं ट्रेनिंग सेशंस रखवाऊंगी अल्ट्रासाउंड के। तो कल मैं आप लोगों को खड़े करके पूछूं कि ये क्या चीज़ नज़र आ रही है, ये क्या चीज़ नज़र आ रही है, तो ये रिस्पॉन्स दोगे आप लोग मुझे? सॉरी मैम। बेटा नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर मुझे ये हुआ कि आप लोग पढ़ते नहीं हो, तो मैंने फिर वही जैसे असाइनमेंट्स, क्विज़ेस और मैंने ये सब चीज़ों के साथ आपको बर्डनाइज करना है और फिर आप लोग जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मेरी ये मेथडोलॉजी कभी भी नहीं होती कि मैं स्टूडेंट्स को बर्डनाइज करूं, ठीक है? मैं ये चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स रिलैक्स होके पढ़ें। उन्हें ये ना हो कि जो है वो टीचर हम पे बर्डन डाल रहा है और हमें तंग कर रहा है, ठीक है? मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, आज मेरे सर में भी दर्द था और आप लोगों ने भी मुझे बड़ा मायूस किया है। खैर इस टेक्निक को देख लो। The spleen is generally best visualized from a high posterolateral। मैंने आपको कहा था कि पोस्टीरियर पड़ी हुई है तो प्रोब पीछे की तरफ रखेंगे और लेटरल साइड पे रखेंगे। इंटरकोस्टल अप्रोच विद द पेशेंट इन द सुपाइन पोजीशन। ये हमारे पास इंटरकोस्टल है। इंटरकोस्टल का ये मतलब है कि रिब्स के ऊपर रखी हुई है, ठीक है? स्प्लीन इज सीन वेल फ्रॉम एन इंट्रोलेटरल सबकोस्टल अप्रोच। इंट्रोलेटरल का क्या मतलब है? इंट्रोलेटरल का ये मतलब है कि प्रोब जो है वो मैंने यहाँ पे रख दी, ठीक है? इंट्रोलेटरल, ठीक है? विद द पेशेंट इन द राइट लेटरल डिक्यूबिटस आर राइट पोस्टीरियर ओब्लिक पोजीशन। पेशेंट को लेटरल कर दिया या पोस्टीरियर ओब्लिक करा के जब देखा, उस कंडीशन में भी बड़ी अच्छी नज़र आती है। व्हेन स्कैनिंग फ्रॉम अ सब कोस्टल अप्रोच अ डीप इंस्पिरेशन इज़ ऑफन हेल्पफुल, ठीक है? मैंने जैसे आपको पहले भी सिखाया है कि आपने
यही कहना है कि लंबा सांस लेके रोक लें। डीप इंस्पिरेशन का यही मतलब है, ठीक है। ये मेरे पास इंटरकोस्टल स्कैन प्लेन है और ये नॉर्मल स्प्लीन आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास जो है थोड़े सम हो आती है इंट्रोलेटरल की, लेकिन ये ट्रू लेटरल नहीं है, ठीक है। अब अगर आए सिस्ट्स की तरफ, तो जैसे मैंने आप लोगों को स्प्लीन की सिस्ट सॉरी लीवर की सिस्ट्स मैंने पढ़ाई, किडनी की सिस्ट्स पढ़ाई, इसी तरह हमारे पास पेनक्रियाज की भी सिस्ट आती हैं, ठीक है। सॉरी स्प्लीन की भी आती हैं। अ वैरायटी ऑफ सिस्टिक लीजन ओकर इन द स्प्लीन। मोस्ट स्प्लीनिक सिस्ट्स रिजल्ट फ्रॉम ट्रॉमा, ठीक है। ट्रॉमा की वजह से स्प्लीन में सिस्ट बन जाती है। दे कैन आल्सो अराइज फ्रॉम अर्लियर इन्फेक्शंस और इन्फॉक्ट्स, ठीक है। जब कभी इन्फेक्शन होता है तो उस केस में भी बन जाती हैं। देयर अपीयरेंस इज सिमिलर टू द सिस्ट इन अदर ऑर्गन्स, जैसे हमें लीवर में नज़र आती हैं, पेनक्रियाज में नज़र आती हैं, ठीक है, रीनल नज़र आती हैं, वैसी की वैसी हमें स्प्लीन में भी सिस्ट नज़र आती हैं। अगर फिगर ए में देखें तो ये सिस्ट है मेरे पास, लॉन्गिट्यूडनल व्यू ऑफ द स्प्लीन शो अ वेल डिफाइंड एनेकोइक मैस, ठीक है। In the superior aspect of the spleen, there are no solid elements or there is detectable enhanced through transmission। अगर ये देखें तो ये सिंपल सिस्ट है मेरे पास। अभी मैंने आपसे और क्वेश्चन भी पूछने थे कि मुझे बताओगे सिंपल में और जो है वो कॉम्प्लेक्स सिस्ट में क्या डिफरेंस है, लेकिन माशाल्लाह से आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया है मुझे एक सवाल पे, तो अब मैं दोबारा आप लोगों से सवाल नहीं पूछूंगी। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें बेसिकली मैं कुछ इमेजेस डालूंगी और उसमें सब ने आपने डायग्नोसिस करके मुझे बतानी है। आप लोग थ्योरी तो नहीं रटने आए हुए ना, कि इस डिग्री में थ्योरी रटने के लिए आए हुए हो? ओके मैम। मुझे बताओ ना, थ्योरी पढ़नी है तो मैं थ्योरी सिर्फ पढ़ा के चली जाती हूँ। नहीं हाँ मैम, हम मैम। आपको डिसअपॉइंटेड मैम नहीं करेंगे। अगर जो यस है ना, प्लीज। अगर मैं आप लोगों का लेवल अप रखती हूँ, ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंप्लेंट्स भी करते हैं कि मैडम हाई लेवल का पढ़ाती हैं, तो मेरे बच्चों मुझे एफसीपीएस हमें कंसल्टेंट्स ने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। जो कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट्स होते थे या कंसल्टेंट डॉक्टर्स होते थे उन्होंने पढ़ाया हुआ है, तो उन्होंने हमें डॉक्टर्स लेवल का पढ़ाया है। तो मैं भी आप लोगों का लेवल इसीलिए अप रखती हूँ कि आप लोगों में और डॉक्टर्स में कोई फ़र्क ना कर सके। आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, तो फिर आप लोगों को भी तुम सोचना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल व्यू यस मैम। शोज टू, ये मेरे पास स्प्लीन में 2 सिस्ट्स आ गई हैं विद पेरिफेरल वेल कैल्सिफिकेशन एंड सम पोस्टीरियर शेडोइंग, ये शेडो भी दे रही हैं। ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स सिस्ट है और ये मेरे पास सिंपल सिस्ट है स्प्लीन में, ठीक है। It is a rare condition in which a cyst or a fluid-filled sac may be formed in the spleen. Splenic cyst can appear as a focal lesion on the radiograph of the spleen. ठीक है, focal lesion के तौर पे नज़र आ रही होगी splenic cyst। तो ये मेरे पास एक ही जगह, focal lesion का मतलब है एक जगह cyst नज़र आना, स्पेसिफिकली एक एरिया में नज़र आना, ठीक है। What is asplenia? Asplenia क्या है? Is a medical condition where there is absence of normal spleen functions. The term asplenia literally means an absent spleen, कि किसी पेशेंट में स्प्लीन है ही नहीं, ठीक है। हेमरेजिक सिस्ट, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि कम्प्लेक्स सिस्ट होती है, हाइड्रेटेड इकिनोकोकल सिस्ट होती है, ठीक है, एब्सेसिस होती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने लीवर में पढ़ाई थी ना। इसी तरह से अब होती है हेमरेजिक सिस्ट। जैसे ओवरीज जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो ओवरीज में होती हैं चॉकलेट सिस्ट होती है, हेमरेजिक सिस्ट होती है, सिंपल सिस्ट होती है, ठीक है, वो उसकी होती हैं। लेकिन स्प्लीन में भी हेमरेजिक सिस्ट होती है, ठीक है। उसका क्या मतलब है कि एक सिस्ट बनी और उसके बाद वो रप्चर कर गई। मैग्नीफाइड व्यू ऑफ द स्प्लीन शोज वेल डिफाइंड सिस्टिक लीजन। कर्सर्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सिस्ट्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल व्यू शोज अ कम्प्लेक्स सिस्टिक लीजन कर्सर्स विद मल्टीपल थिक सेप्टेशंस एंड लो लेवल इंटरनल एकोज। मेरे बच्चों अगर ये देखो तो ये मेरे पास सिस्ट है, यहाँ पे ये थोड़ा सा एनेकोइक है और बाकी हाइपोइकोइक है, ठीक है। तो ये भी कॉम्प्लेक्स सिस्ट है और ये पूरे की पूरी कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, और ये एक बड़ी सिस्ट है। इसमें सेप्टेशंस भी हैं, इसमें ब्लड भी है और इसमें हाइपोइकोइक एरिया भी है। तो ये मेरे बच्चों हेमरेजिक सिस्ट हुई, ठीक है। ये देखो, वो ये जो सिस्ट थी ये इसकी सोनोग्राफिक व्यू था और ये इसका एनाटॉमिक व्यू है, ठीक है। पेरिसप्लिनिक सिस्ट,
पेरिसिप्लिनिक सिस्ट्स का क्या मतलब है? सिस्ट्स अलोंग द बॉर्डर ऑफ द स्प्लीन, ठीक है, कैन अराइज from a variety of organs adjacent to the spleen. The most common are exophytic renal cysts and pancreatic pseudocyst. पेरिसिप्लिनिक सिस्ट तब होती हैं जब एक्सोफिटिक रीनल सिस्ट्स हों या पेनक्रियाटिक सिस्ट सीडोसिस्ट हों. पेरिसिप्लिनिक एंडोमेट्रियोसिस transverse view of the left upper quadrant shows superior aspect of the spleen and multiple cystic lesion between the spleen and the diaphragm. Laparoscopic findings confirm the diagnosis of endometriosis. Endometriosis का मतलब पता है क्या होता है? पैथोलॉजी आप लोग पढ़ चुके हो, मुझे कोई एंडोमेट्रियोसिस का मतलब बता सकता है? मैम एंडोमेट्रियम की थिकनेस हो जाएगी. बेटा एंडोमेट्रियोसिस पूछा है. एंडोमेट्रियोसिस का ये मतलब होता है कि एंडोमेट्रियम के जो टिश्यू हैं, यूट्रस में होती है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम. एंडोमेट्रियम में बेसिकली जो है वो प्रेगनेंसी का जो है वो सारा उसमें प्रोसीजर होता है, ठीक है. अब हुआ क्या कि एंडोमेट्रियम ख़राब हुई, उसके जो सेल्स हैं वो कोई अब्डोमेन में जाके बैठ गया, कोई लीवर में जाके बैठ गया, कोई स्प्लीन में जाके बैठ गया. जैसे अगर कहीं लीवर में मेटास्टेसिस होती है तो मेट्स या ब्रेन में चले जाते हैं या ब्रेस्ट में चले जाते हैं, लंग में चले जाते हैं. ऐसे ही एंडोमेट्रियम के टिश्यू कहीं से कहीं उठ के जा सकते हैं और जहाँ पे वो जाते हैं वो नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो वहाँ पे उसी तरह से काम कर रहे होते हैं, चाहे वो अब्डोमेन में पड़े हुए हैं, चाहे स्प्लीन में पड़े हुए हैं, चाहे जहाँ मर्जी पड़े हुए हैं, ठीक है. अब अगर एक लीवर से मेटास्टेसिस ब्रेन में जाएगा तो वहाँ पे भी तो वो कैंसर का काम ही करेगा ना, कि नहीं? इसी तरह से जो है एंडोमेट्रियोसिस में एंडोमेट्रियम टिश्यू भी यही काम करते हैं कि जहाँ जाके बैठते हैं जो उनका काम होता है वो वही बैठ के करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है. तो पेरिसिप्लिनिक एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि एंडोमेट्रियम के टिश्यूज जाके वहाँ पे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल और एंड ऑल दैट प्रोसीजर्स वहाँ पे करने लग जाते हैं, ठीक है. तो लेप्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स कंफर्म करती हैं कि ये हमारे पास जो है वो डायग्नोसिस जो है वो एंडोमेट्रियोसिस की ही है, ठीक है. अब अगर ये देखो तो ये इस रीजन को हम कहेंगे पेरिनेफ्रिक. क्यों? क्योंकि ये किडनी के साथ है, ये इसका पेल्विस है, ठीक है. पेरिसिप्लिनिक और सबप्लूरल. सबप्लूरल मतलब ये मेरे पास स्पाइन है ना मेरे बच्चों, ये स्पाइन है ना. यस मैम. ये थोरेसिक है, लंबर है, कॉक्सिजियल रीजन है, ठीक है. तो ये पेल्विस है, ठीक है. ये पेरिसिप्लिनिक है, ये सबप्लूरल है और ये पेरिनेफ्रिक है, ठीक है. ट्यूमर्स. अब आ जाओ ट्यूमर्स की तरफ. हेमेंजियोमास आर द मोस्ट कॉमन बिनाइन न्यूप्लाज्म्स, ठीक है. हेमेंजियोमास शायद मैंने आपको लीवर अल्ट्रासाउंड में भी पढ़ाए हैं, ठीक है, ऑफ द स्प्लीन, बट दे आर सीन ऑन इमेजिंग स्टडीज सच मच लेस ऑफन इन द स्प्लीन देन इन द लीवर, ठीक है. वो इमेजिंग स्टडीज़ में स्प्लीन में नज़र आते हैं. दे आर प्रेजेंट इन 1 to 14% ऑफ द स्प्लीन्स इन ऑटोप्सी स्टडीज़. जब डेड बॉडीज़ के पोस्टमार्टम किए जाते हैं तो 1 से 14% लोगों के स्प्लीन में ट्यूमर्स होते हैं. दे आर टिपिकली हाइपरिकोइक एंड होमोजीनस. हाइपरिकोइक होते हैं और होमोजीनस होते हैं. लॉन्गिट्यूडनल व्यू ऑफ द स्प्लीन शोज अ होमोजीनस hyperechoic mass, ठीक है. दिस मीन्स दिस mass was found to be stable over many years and this behavior is most consistent with the hemangioma, ठीक है. अगर ये देखो तो ये सारी की सारी मेरे पास स्प्लीन है, ये इसमें हेमेंजियोमा पड़ा हुआ है, स्मूथ है, ठीक है, और होमोजीनस है. ये इसकी एनाटॉमिक प्रेजेंस है, ठीक है. मोर लाइकली जो है वो स्प्लीन के टिश्यूज जैसा ही है, लग रहा है, ठीक है. स्प्लीनिक हेमेंजियोमा इज अ स्लो ग्रोइंग न्यूप्लाज्म, ठीक है. स्लो ग्रोइंग जो है वो ट्यूमर है कंसिस्टिंग ऑफ एन ओवर growth of new blood vessels, the most common type of benign mass that might develop on the spleen, but it is rare disorder, ठीक है. The hemangioma looks like a solid cluster with open spaces located within the mass,
ठीक है, एक सॉलिड क्लस्टर की तरह का नज़र आता है। द बिनाइन ग्रोथ विल हैव राउंडेड एंड डिफाइंड एजेस, ठीक है, राउंडेड भी होता है और उसके एजेस भी डिफाइंड होते हैं, ठीक है। द वास्ट मेजॉरिटी और एसिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक का मतलब है कि मरीज़ को कोई भी जो सिम्टम फील नहीं हो रहा कि यहाँ पे हेमेंजियोमा है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं सीटी स्कैन्स देखती थी, जब मैं अल्ट्रासाउंड्स देखती थी, या हम लोग एमआरआई के स्कैन्स देखते हैं, जस्ट लाइक हमारे साथ ये होता था कि हमें जो भी कंसल्टेंट्स होते थे वो कहते थे कि जाओ जाके सारे केस देखो, मॉनिटर पे देख के ये बताओ कि उनमें क्या क्या पैथोलॉजीज़ हैं। फिर उसके बाद वो असेस करते थे कि हमने किस हद तक पैथोलॉजीज़ को फाइंड किया है, ठीक है। उसके बाद आके वो रिपोर्ट हमें कहते थे कि ये सारी चीज़ें लिखो और फाइनल साइन करके चले जाते थे, ठीक है। तो अब क्या होता था कि जो भी केस हम उठाते थे हम उसकी हिस्ट्री देखते थे, भाई वो उसमें डॉक्टर देखना क्या चाहता है, ठीक है। वो देख के उसके बाद हम पूरे का पूरा, अगर अब्डोमेन का स्कैन था तो पूरे के पूरे एक एक ऑर्गन को असेस करते थे कि कहीं कोई अबनॉर्मेलिटी मिस ना हो जाए, पेशेंट का लॉस ना हो जाए, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, स्प्लीनोमेगैली हो जाती है, अब्डोमिनल पेन हो जाता है, डिस्निया हो जाता है, नोजिया होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो एक बार ऐसा हुआ कि एक पेशेंट आया, उसको लीवर में मैस था, ठीक है, हेमेंजियोमा था छोटा सा। सर ने उसे कहा कि ठीक है भाई कोई मसला नहीं है, छोटा सा मैस है, रिजॉल्व हो जाएगा, तुम चले जाओ। 2 साल के बाद वो बंदा आया और वो सर को मारने पे तैयार हो गया। उसकी रीज़न ये थी कि वो नियोप्लास्टिक हेमेंजियोमा था और उस बंदे को कैंसर डेवलप हो गया था, जो उसे 2 साल के बाद पता चला कि वो छोटा सा मैस ही ग्रोन अप हो गया है, ठीक है। और इस बात पे समटाइम्स बड़े बड़े डॉक्टर्स से भी गलतियां हो जाती हैं, तो इसलिए बड़ा केयरफुली जो है हमने पेशेंट को देखना, असेस करना होता है, ठीक है। Hemangiomas can have a variety of sonographic appearances depending on their exact histological position, ठीक है। इनकी सोनोग्राफिक अपीयरेंस बहुत ज़्यादा चेंज होती है, हाइपो हो सकती है, आइसो हो सकती है, हाइपर हो सकती है। द डोमिनेंट पैटर्न however is considered to be homogeneous ecotexture that is predominantly hyperechoic and well defined, ठीक है। हाइपरिकोइक होते हैं और वेल डिफाइंड होते हैं, रेयरली कंटेन सिस्टिक एरियाज, और इनमें सिस्टिक एरियाज बहुत कम होते हैं। कि जस्ट लाइक ये एक हेमेंजियोमा है तो बहुत कम ऐसा देखा जाता है किसी हेमेंजियोमा में कोई सिस्ट भी बनी हुई हो, ठीक है। लिम्फ एंजियोमायोमास occur of more often in children than in adults, बच्चों में ज़्यादा होते हैं, ठीक है, बड़ों की निस्बत। दे आर composed of multiple cystic species that vary in size, ठीक है, मल्टीपल सिस्टिक स्पेसिस होती हैं इनमें। अगर ये देखो तो ये एक अगर लिम्फ एंजियोमा है तो इसमें सिस्ट भी हैं, हेमेंजियोमास में सिस्ट नहीं होती या कभी कभार होती हैं। When the cysts are large enough, they will be seen as anechoic species, but collections of very small cysts will appear solid and can be hyperechoic, लेकिन वक्त के साथ सॉलिड हो जाती हैं और हाइपरिकोइक हो जाती हैं, ठीक है। Transverse view of the spleen shows multicystic mass in the medial aspect of the spleen in subcapsular region, ठीक है। Longitudinal view shows multicystic lesion replacing most of the spleen। यहाँ पे इतना बड़ा लिम्फ एंजियोमा हुआ है कि उसने पूरी स्प्लीन को ही ख़त्म कर दिया है, ठीक है। The most common malignancy of the spleen is lymphoma, ठीक है। लिम्फोमा के पेशेंट्स के पास चांस नहीं होता कि वो बच सकें। मेरा पॉइंट पता चला है क्या कहा है मैंने? यस मैम। क्या कहा है मैंने? कि लिम्फ नोड का जिसको कैंसर हो जाए वो बंदा नहीं बच सकता, मर जाता है, बहुत कम ड्यूरेशन होता है उसके पास। और स्प्लीन एक बहुत बड़ा, बॉडी में सबसे बड़ा लिम्फ नोड क्या है? स्प्लीन है। तो जिसका स्प्लीन का कैंसर हो जाए वो बंदा नहीं बचता। कैन हैव मल्टीपल सोनोग्राफिक अपीयरेंसेस, ठीक है। नॉर्मल स्प्लीनोमेगैली विदाउट फोकल इसका लीजन्स। कोई ट्रीटमेंट नहीं होता? नहीं बेटा, मेरे हाल से तो अभी यहाँ पाकिस्तान में कोई भी नहीं होता।
एडवांस्ड स्टेज में तो बिल्कुल ही कोई नहीं होता, तो अर्लियर स्टेज में कोई हो तो उसका कह सकते हैं। क्योंकि रिसेंटली मैंने एक डॉक्टर को देखा, ही वॉज़ वेरी यंग डॉक्टर, उसकी एज भी 30 ईयर्स से कम थी, और पीजीआर था वो, और उसको बेसिकली लिम्फोमा हुआ है, और आई थिंक उसकी डेथ हो चुकी है। मतलब ओके बिल्कुल ओके। यंग यंग, हाँ, क्योंकि ना मुझे नहीं लगता कि इसका मतलब पाकिस्तान में तो वैसे भी हॉस्पिटल्स और ट्रीटमेंट के हवाले से हमारा बड़ा पूर हेल्थ सिस्टम है, मुझे नहीं लगता। हाँ, बाहर के कंट्रीज़ में हो तो हो, वो भी अर्लियर स्टेजेस में। ठीक है, यूनिफोकल लियंस हो सकते हैं, मल्टीफोकल हो सकते हैं, ठीक है, और मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। लॉन्गिट्यूडनल व्यू ऑफ द स्प्लीन विद लिम्फोमा शो लार्ज लोब्यूलेटेड हाइपोइकोइक मैस, ये हमारे पास लिम्फोमा है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल व्यू ऑफ द पेशेंट विद लिम्फोमा शोज अ वेल डिफाइंड स्फेरिकल वेरी हाइपोइकोइक मैस विद स्लाइट इंक्रीज थ्रू ट्रांसमिशन। ठीक है, longitudinal view of the patient with lymphoma shows two solid hypoechoic lesions, ये दो hypoechoic lesions हैं, ठीक है। Higher resolution of the view of the superficial aspect of the spleen in a patient with leukemia shows multiple tiny solid hypoechoic nodules due to leukemia infiltration, ये छोटे 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 nodules हैं, ये leukemia infiltration की वजह से हैं, ठीक है। स्प्लीनोमेगैली मैंने पहले भी बताया, ये देखो अगर ये स्प्लीन इसको यहाँ से लेके यहाँ पे मेजर किया तो 17.5 सेंटीमीटर है, तो ये स्प्लीनोमेगैली है, ठीक है। द स्प्लीन इज अदरवाइज नॉर्मल, वैसे सिर्फ स्प्लीनोमेगैली है, अदरवाइज ये नॉर्मल है। ट्रांसवर्स व्यू ऑफ द पोर्टा हेपेटिस शोज बल्कि पेरीपोर्टल एडिनोपैथी बायोप्सी सब्सिक्वेंट कंफर्म्ड लिम्फोमा। अब हुआ क्या, स्प्लीन तो नॉर्मल है, लेकिन जब इसको फर्दर स्टडी किया गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या थे, एडिनोपैथी थी, मतलब लिम्फ नोड्स थे। स्प्लीन की पेरिफेरी में लिम्फ नोड्स पड़े हुए थे, तो वो भी क्या हुए, लिम्फोमास हुए, और वो लिम्फोमास क्या है, कैंसर है बेसिकली, ठीक है। नॉर्मल स्प्लीन, स्प्लीनोमेगैली, ये हमारे पास नॉर्मल स्प्लीन है, ये हमारे पास रप्चर्ड स्प्लीन है, ये एनाटॉमिकल व्यूज़ हैं, ठीक है। काजीज ऑफ स्प्लीनोमेगैली क्या हो सकती हैं, हार्ट फेलियर हो सकता है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, हेपेटाइटिस, मोनोन्यूक्लियोसिस, जनरलाइज्ड इन्फेक्शंस, हेमोलिटिक एनीमिया, ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, मलेरिया, माइलोफाइब्रोसिस, ये सारी की सारी डिजीज़ पता है क्या हैं, सब लोगों को आती हैं ये डिजीज़। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये डिजीज़ आती हैं? मैम मैम मोनोन्यूक्लियोसिस नहीं आती। अच्छा, मैम माइलोफाइब्रोसिस, माइलोफाइब्रोसिस ये भी बता दें। अच्छा, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ आती है? नो मैम। नहीं आती मैम ये ना। बायोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है इसके बारे में। हाँ, ये हेमोलिटिक एनीमिया है। तो आप लोगों का टास्क ये है कि ये सारी डिजीज़ आप लोगों ने पढ़नी है, और इनका स्प्लीनोमेगैली के साथ क्या रिलेशन है वो भी आपने पढ़ना है। अगर सब कुछ मैम ने ही पढ़ाना है और आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना, तो कोई फ़ायदा है मेरी इतनी मेहनत का? कुछ तो टास्क आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैं तो ये सोच रही थी कि अब आपको नॉर्मल में और अब पैथोलॉजी में फ़र्क करना आ गया है। मैं तो बड़ी खुश हो रही थी कि आप लोग अब आप लोग जाके अल्ट्रासाउंड रूम में खड़े होके जाके, तो जो रेडियोलॉजिस्ट है वो अल्ट्रासाउंड कर रहा होगा, तो आप तो उसे स्ट्रक्चर्स बता रहे होगे कि ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये किडनी है, ये लीवर है, ये पेनक्रियास है, ये गॉल ब्लैडर है, ओहो ये तो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स आ गए हैं, ये तो कोलिलिथियसिस है। मैं तो ये सोच रही थी। अब आप लोगों ने जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं, आज हमारा 5वां लेक्चर था, मैं आप लोगों से नेक्स्ट जो भी हमारा लेक्चर जिस दिन भी डिज़ाइन हुआ है, मैंने आप लोगों से नॉर्मल और अब पूछनी है चीज़ें, सोनोग्राफिक अपीयरेंस और नॉर्मल अपीयरेंस मैंने आप लोगों से पूछनी है। ओके मैम। आप लोगों का लास्ट लेक्चर मेरे साथ पेनक्रियास पे था ना? यस मैम।
कितने बच्चों ने जाके पेनक्रियास पढ़ा था? यस मैम पढ़ा था। एक मिनट, जिसने पढ़ा हुआ है ना वो अपने हैंड रेज करता जाए। जिसने पिछले सारे लेक्चर्स जो हैं वो पढ़े, पिछले 4 लेक्चर्स जिन जिन बच्चों ने पढ़े हैं और मेमोराइज किए हैं वो अपने हैंड्स रेज करें। बच्चे, मैंने आप लोगों से कोई बात कही है कि जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर्स मेमोराइज कर लिए हैं वो अपने हैंड्स रेज करें। क्या मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही? और कौन सा बच्चा है जिस बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर्स को स्टडी किया है? सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने लेक्चर्स पढ़े हैं। बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस हो रहा है, बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है बच्चे। जो मेरे पास दूसरा सेक्शन है उसकी लड़कियां जो हैं वो बहुत मेहनत कर रही हैं, ठीक है, पढ़ रही हैं, वो उनको जो पूछो वो आ रहा होता है। आपकी क्लास ने मुझे बहुत मायूस की है। मैं ये सोच रही थी कि आप लोग जो हैं वो अच्छा पढ़ रहे हो, उसको जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको मेमोराइज कर रहे हो। सॉरी मैम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अच्छा रिस्पांस मिलेगा इंशाल्लाह। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। कौन मैम आइंदा 5वें बिल्कुल भी ऐसे नहीं करेंगे। बेटा आप लोग 5वें सेमेस्टर के बच्चे हो ना? जी मैम। जी मैम। 5वें सेमेस्टर में जब हम लोग हॉस्पिटल जाते थे, हम लोगों पे ये बर्डन होता था कि हम लोग सुबह 8 बजे क्लास लेके 10 बजे तक लेक्चर्स लेके 2 बजे तक वहाँ पे गधों की तरह काम करते थे और 2 बजे घर जाके वो सारा कुछ प्रिपेयर करके, तो इतना खौफ और डर होता था ना कि अगर खुदा ना खास्ता फेल हो गए तो क्या करेंगे, इतना डर होता था। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में सप्ली का हमें कोई 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता था, फिर भी इस चीज़ से डरते थे कि सप्ली लग गई तो बदनामी होगी। तो आप लोग कितने पैसे दे रहे हो एक एक सेमेस्टर के? माँ बाप हलाल हलाल कमा के दे रहे हैं ना आप लोगों को, आप कितना उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हो? मैं 10,000 पर सेमेस्टर फीस देती थी, 6 महीनों का 10,000 देती थी या 12,000 देती थी। फिर भी इतना खौफ होता था कि कहीं फेल ना हो जाऊं, कहीं नंबर कम ना आ जाए। 5th सेमेस्टर में मेरे फुल A+ ग्रेड्स थे। तो क्या मैं अगर आप लोगों की तरह करती तो मेरे A ग्रेड्स आने थे, A+ ग्रेड्स आने थे? कितने पैसे दे रहे हो एक एक सेमेस्टर की, कितनी फीस है? बेटा एक सेमेस्टर की कितनी फीस है आप लोगों की? मैम सबकी डिफरेंट है, स्कॉलरशिप की वजह से किसी की कम है किसी की ज्यादा है। वैसे 48,000 है, एक 3 मंथ्स बाद होती है। हर 3 मंथ्स के बाद 48,000 देते हो या 20,000 देते हो या 30,000 देते हो, तो वो जब आगे प्रोफेशनल लाइफ में आओगे ना, पहले तो बात है कि जॉब ही कोई नहीं देता, और जॉब मिल जाती है ना जब, तो वो जॉब ये देख के मिलती है कि आपकी एबिलिटी कितनी है, ठीक है? तो क्या इन हालात पे आपको कोई जॉब देगा? और जब जॉब मिलेगी तो 20, 30, 40, 50,000 पे वो आप लोगों के आजकल के जो बच्चे हैं ना, जब मार्केट जाते हैं तो वो 1 घंटे में इतना खर्च कर देते हैं, ठीक है? तो ये आप अपने पेरेंट्स आप लोगों पे कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि आजकल पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। तो खुदा का वास्ता है तुम लोगों को कि अपने पेरेंट्स की कमाई को हलाल करो। शर्म आनी चाहिए, इतने बड़े बच्चों को मैं कह रही हूँ कि आप लोग पढ़ें। ये जो एज होती है, ये जो सेमेस्टर है, हम पे 3rd ईयर 4th ईयर में हम पे इतना प्रेशर होता था कि अगर हमने इन 2 सालों में अगर कुछ लर्न ना किया, कुछ गेन ना किया, तो हमारी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रहनी, कोई वक़्त नहीं रहनी, कल हमें किसी ने पूछना भी नहीं है। ये हमारे हालात होते थे। और आप लोग घरों में बैठे हुए हो, सिर्फ एक काम है पढ़ने का और आप वो पढ़ नहीं रहे। बेटा मैं आप लोगों को एक बात वेरी क्लियरली बता दूं, मैं आप लोगों को बेशक हलवा बना के पेश कर दूं, जैसे खीर बना के पेश कर दूं, जितना मर्जी मैं आप लोगों को आसान करके समझा दूं, बता दूं, लेकिन अगर आप लोग पढ़ोगे नहीं, इसको लर्न नहीं करोगे, इसको मेमोराइज नहीं करोगे, तो आपकी कल जो है आपकी 0 होगी, ठीक है? आप 0 पे हो। मैम इंशाल्लाह आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।
बेटा आप लोगों को मुझे बहुत अफसोस हुआ है, आप लोगों को शर्म, मैंने कर दी है मैं साइन। ये कोई तरीकाकार नहीं है। 3rd ईयर में नहीं पढ़ा, 4th ईयर में नहीं पढ़ा तो समझो डिग्री ही नहीं की। ठीक है, क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं हो रही, क्लिनिकल नहीं आता, कम से कम जो मैं पढ़ा रही हूँ वो तो आना चाहिए ना। और मैं आप लोगों को टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आप लोगों को बताऊं कि कल आप जो कहीं जाके अल्ट्रासाउंड रूम में खड़े होगे ना, तो आपसे कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट ये पूछेगा कि भाई बताओ ये ऑर्गन कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है। अगर वहाँ पे मुंह बना के खड़े हो जाओगे ना, जैसे अभी मैंने पूछा तो सब लोगों के मुंह बंद हो गए, तो वहाँ पे वो कहेगा अच्छा तुम 3rd ईयर के बच्चे उठो और निकलो यहाँ से बाहर। क्यों? क्योंकि वो उस हिसाब से सिखाते हैं, जो बच्चा जितना रिस्पॉन्ड करता है उसको सिखाते हैं। अगर मेरी एग्जांपल ले लो तो हमारे बैच में हम 10 या 11 लोगों का बैच होता था, और इसमें से हम सिर्फ 3 स्टूडेंट्स को डॉक्टर अपने साथ लेके जाते थे रिपोर्ट बनाने के लिए या उनको एग्ज़ाम करने के लिए। 2 या 3 स्टूडेंट्स को लेके जाते थे, बाकी जितने मस्तियाँ करने वाले लोग होते थे उनको कहते थे तुम लोग दफ़ा हो जाओ, तुम लोग की नीयत ही नहीं है पढ़ने की। और आज हम जो 2 या 3 स्टूडेंट्स हैं वो किसी जगह पहुँचे हैं और बाकी सब ऐसे ही बैठे हुए हैं। आप लोगों को ये बातें बताने का मकसद अपनी तारीफ़ करना नहीं है, आप लोगों को रियलिटी बताना है कि इस हिसाब से कुछ भी गेन नहीं होना। क्यों मैं इस वजह से आप लोगों के लिए परेशान होती हूँ कि आगे बड़ा आप लोगों का टफ जो है वो कंपटीशन है। ठीक है, आपके मुकाबले में किंग एडवर्ड के बच्चे हैं, आपके मुकाबले में अल्लामा इकबाल के बच्चे हैं या गवर्नमेंट यूएचएस के बच्चे हैं, तो क्या आपको वो अपने साथ लगने देंगे कल? क्या सिर्फ ये जो है ये आप यूनिवर्सिटी से पास होके निकल जो, क्या यही बात आप लोगों के लिए मैटर करती है? अब तो कोई भी नहीं बोल रहा, अब तो सबके मुंह बंद हो गए। कल जब आप लोग फील्ड में जाओगे आपका मुकाबला बहुत सख्त है, उस वक्त के लिए खुद को प्रिपेयर कर लो। मैं आपको लिटरली बताऊं कि इस टाइम ड्यूरेशन पे कोई टीचर नहीं कहता कि पढ़ो, कोई टीचर नहीं कहता मेहनत करो। इस ड्यूरेशन पे हर बंदा इतना मेच्योर हो जाता है कि उसे पता होता है कि भाई मैं मेहनत करूँगा तो उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, मैं नहीं करूँगा तो उसका क्या रिजल्ट मिलेगा। कल वो फील्ड में आते ही किक आउट हो जाएगा जो नहीं पढ़ेगा। खुदा न खास्ता आप लोगों की सप्लियाँ लग जाती हैं, एक एक सप्ली के कितने पैसे देते हो? एक सप्ली के कितने पैसे देते हो? 20,000 मैम। तो वो 20,000 अब्बा जी कैसे कमा के लाते हैं, आज अब्बा जी से पूछ के आना, या जो भी आप लोगों पे इन्वेस्ट करता है ना उससे ये पूछ के आना कि कितने दिन कितने घंटे खड़े होकर मेहनत करते हो तो 20,000 मिलते हैं। आप लोगों को तो बड़ा आराम से लग जाता है ना कि घर वालों से 20,000 ला के हम दे देंगे, पकड़ा देंगे यूनिवर्सिटी वालों को, लेकिन वो फैमिली आप लोगों की कैसे आप लोगों पे इन्वेस्ट कर रही है। जो बच्चे हॉस्टलाइट्स हैं उन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए, या हॉस्टल में रह के इतने एक्सपेंसेस करके आप लोग पढ़ नहीं रहे। आप लोगों के ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस, आप लोगों के खाने पीने ओढ़ने के एक्सपेंसेस, आप लोगों को इस 3rd ईयर में आप लोगों को अब शर्म से डूब मरना चाहिए। अब मैं कभी ना सुनूं कि आप लोगों को जो मैं पढ़ाती हूँ वो लेक्चर आप जाके मेमोराइज नहीं करते। क्या कोई और टीचर आपको ये बात कहता है कि जाके घर जाके बैठ के लेक्चर पढ़ो, रिवाइज करो? नो मैम। तो फिर नेक्स्ट हाल मैंने यही करना है कि जो टीचर्स की मेथडोलॉजी होती है असाइनमेंट्स देने की, क्विज़ेस देने की, वही मैंने आप लोगों के साथ करनी है। अगर आप लोगों को मेरी ये मेथडोलॉजी अच्छी नहीं लग रही तो ठीक है, फिर आप लोग मुझे बता दें, फिर ऐसे ही कर लेते हैं। क्या ख्याल है? मैम इंशाल्लाह पढ़ेंगे डेली बेस पे, और जो भी इनके लेक्चर होगा ना प्रीवियस लेक्चर काइंडली सुन लीजिएगा, क्वेश्चन वगैरह कर लीजिए इंशाल्लाह। यस मैम, और आप लेक्चर के स्टार्ट में बेसिक पूछ लिया करें। यस मैम। यस मैम, आप पूछ लीजिएगा। नहीं, मुझे आप ये मत बताएं कि क्या मेरी जो मैंने आप लोगों के साथ मेथडोलॉजी रखी, ये मेथडोलॉजी ठीक नहीं है पढ़ाने वाली? नहीं मैम अच्छी, नहीं बहुत अच्छी है मैम। अगर अच्छी है तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए या आप लोगों को मस्तियाँ करनी चाहिए? मैम पढ़ना चाहिए। तो फिर आप लोग खुश उस टीचर पढ़ना के चाहिए साथ मैम।
आप लोग खुश उस टीचर के साथ रहते हो जो आपको बर्डनाइज करे, यही है ना, या जो आप लोगों को रिलैक्स। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ मैंने कोई लेक्चर प्रिपेयर नहीं करना। मैंने जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं आप लोगों को 5 लेक्चर्स डिलीवर कर चुकी हूँ, मैंने उन सब का आप लोगों से सुनना है, 1 बाय 1 मैंने सुनना है, मैंने नाम लेके सुनना है। ठीक है ओके मैम। 3 बच्चों के 73 मेरे पास बच्चे आ रहे हैं और इनमें से 3 बच्चों ने हाथ खड़ा किया कि हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़े, और बाकी जो 70 के 70 है ना, उन्होंने जाके अपने माँ बाप से ये पूछना है कि ये पैसे जो हमें देते हो, जो हम यूनिवर्सिटी में जाके लगाते हैं या अपनी ज़ात पे लगाते हैं, ये कैसे कमाते हो, और फिर देखना कि आप उनका 1% भी दे रहे हो या नहीं दे रहे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़। सॉरी मैम। मैम अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।